आइए बच्चों, अब हम अगला भाग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन का। इस वक्त आप पाठ पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसका जो अगला भाग है प्रकाश के अपवर्तन का, ये है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, प्रकाश जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि अगर यहाँ देखिए, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। ठीक है, देखिए ये देखिए, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल B1 कह दिया, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल B2 कह दिया। ठीक है, अगर ये जो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक है, वो जो है प्रकाश की चाल जो है, ये जो पहला माध्यम है वो क्या हो जाए, अगर निर्वात हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, निर्वात। पहला माध्यम क्या हो जाए, अगर निर्वात हो जाए, और दूसरा माध्यम वायु रहे या कोई भी रहे या कांच हो, पहला माध्यम अगर क्या हो जाए, निर्वात हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, उसका अपवर्तनांक जो कहलाएगा वो कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो देखिए भाई लिखा भी यहाँ पर, देखिए समझ लीजिए, यदि पहला माध्यम, माध्यम वन मतलब, माध्यम वन का मतलब है पहला माध्यम, अगर पहला माध्यम वायु या निर्वात है, ठीक है, तब माध्यम दो का अपवर्तनांक जो होगा, माध्यम दो का अपवर्तनांक जो होगा वो निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। ठीक है, किसके सापेक्ष माना जाएगा, निर्वात के सापेक्ष, और इसे यह माध्यम का क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, फिर इसे ही हम क्या कहेंगे, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वैसे किससे लिखेंगे, प्रकाश चाल ये C/V। ठीक है, और C का मान अभी हमने बताया भी था कि 3 × 10⁸ B क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, पहला माध्यम हो गया निर्वात, जहाँ वायु ना हो या जहाँ वायु हो। निर्वात क्या होता है, जहाँ वायु ना हो। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जो हीरे का अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। यहाँ देखो दशमलव लगना भूल गए हैं, ये है 2.42। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करें, दशमलव लगा लेना, कहाँ पर, 2.42, समझ गए, 2.42, ये क्या है, हीरे का अपवर्तनांक है। और एक बात ध्यान रखना, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। मात्रक क्यों नहीं होता वो भी आपको बता दे रहे हैं, वरना आप कहोगे ये तो रटवा दिया। देखिए ऊपर भी क्या है, प्रकाश की चाल है, तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। नीचे भी क्या है, चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक लिख दिया मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट गया, तो मात्रक कुछ भी नहीं बचा। किसका, इसका कोई मात्रक नहीं बचा। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक समझ गए होंगे। अब देखिए माध्यम जो हम पहले ही बता चुके हैं, इन्होंने यहाँ लिखा है कि प्रकाशिक सघन माध्यम और कैसा माध्यम, विरल माध्यम। हम पहले ही बता चुके हैं आपको, सघन माध्यम और विरल माध्यम। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम को क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, और जो जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। पहले भी हमने बता दिया कि जिसके अणु क्या हों, पास पास हों उसे सघन माध्यम, और जिसके अणु दूर दूर हों उसे हम विरल माध्यम कहेंगे। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब उसकी चाल क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। कैसे हो जाती है, धीमी, और अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप। जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, ये जो अभिलंब है इसकी ओर झुक जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए
ये मान लीजिए एक तरह से क्या है, ये मान लीजिए रोड है, ठीक है। तो सघन और विरल समझा रहे हैं आपके लिए। तो देखिए, अगर आपको इधर से सड़क पार करनी है, ठीक है, आपको क्या करनी है, सड़क पार करनी है, और जाना कहाँ है, यहाँ पर जाना है, ये आपको सड़क पार करनी है और जाना कहाँ है, ये डेड डेड डैश मान लीजिए, सीधे पॉइंट बना रहे हैं ये, यहाँ आपको जाना है, ठीक है। अगर इसके अणु कैसे हों, मतलब अगर यहाँ पर ट्रैफिक क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं इस पर, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, ये जो इतना लंबा रूट आप तय नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि गाड़ियों के सामने बहुत करना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक बार बार बचना पड़ेगा आपके लिए। तो आप क्या करोगे, शॉर्ट करोगे अपने रास्ते के लिए, ठीक है। आपने क्या किया, अपने रास्ते को शॉर्ट कर लिया और आप जो है इधर से निकल गए। तो आपने क्या की, दूरी क्या कर दी, कम कर दी। आपने अपना आसान तरीका अपना लिया कि इधर से निकल जाएंगे, उसके बाद हम इधर पहुंच जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन अगर ट्रैफिक ना होता, मतलब यहाँ पर अणु क्या हो, दूर दूर हों, या हम गाड़ियाँ दूर दूर हों, मतलब बहुत कम चल रही गाड़ी, तब आप क्या करोगे, तब आप सीधे निकल जाओगे, ठीक है, अपने मार्ग से। समझ गए नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। भाई घटना यहाँ पर है, देखो दूसरी वाली, कि जब प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब उसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, और वह अविलंब से दूर हट जाती है। वही वाली बात, ठीक है। ये सड़क है हमारी, और ये आया, ये आपको क्रॉस करना है, आपको जाना यहाँ पर है, और अगर आप सीधे निकलेंगे तो इस तरह से निकलेंगे, तो आप क्या करो, सीधे सीधे अपने मार्ग पर निकल जाओ जहाँ आपको जाना है, ठीक है, अगर ट्रैफिक नहीं है तब। समझ गए नहीं। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गोलीय लेंस, ठीक है, गोलीय लेंस। लेंस यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन की घटना पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लेंस देख रहे हैं। और पहले आपने क्या पढ़े थे, दर्पण पढ़े थे, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण थे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे। ये पहला वाला कौन सा दर्पण है, देखिए उठा हुआ तल, ये कौन सा तल है, जिधर आप चाहे देखेंगे ये तल है उठा हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। और ये क्या है, दबा हुआ तल है, तो अब तल कहेंगे। हमने बताया था दबा हुआ तल मतलब अब तल, और उठा हुआ तल ऊ से उत्तल, ऊ से क्या होता है, उत्तल होता है, उठा हुआ तल है। और दबा हुआ तल, दबा हुआ तल मतलब अवतल, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, दो तलों से घिरी हुई, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, जिसका एक या दोनों तल क्या हों, गोलीय हों, क्या कहलाते हैं, लेंस कहलाते हैं। चाहे एक तल हो गोल, चाहे दोनों तल गोल हों, ठीक है, क्या कहलाते हैं, लेंस कहलाते हैं। देखिए, तो लेंस जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस हो गया और एक अवतल लेंस हो गया, ठीक है। लेंस जो है दो प्रकार के हो गए, एक उत्तल लेंस और एक, फिर वही बात है, देखिए जो बात वहाँ थी, उठा हुआ तल, तो बीच में ध्यान से देखिए आप, बीच में ध्यान से देखिए, उठा हुआ तल, तो बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, उठा हुआ दिख रहा है, ये वाला भाग आपको उठा हुआ दिख रहा है, तो उठा हुआ भाग मतलब उत्तल, तो ये उत्तल हो गया। और बीच में क्या है, ये देखिए दबा हुआ है, तो ये हो गया अवतल। समझ गए, बिल्कुल आसान है याद करना। तो इसके किनारे क्या होते हैं, इसके किनारे अपेक्षाकृत बीच में, हाँ, किनारों की अपेक्षा ये बीच में क्या होता है, ये किनारे इसके पतले होंगे, देखिए, और बीच में क्या होगा, मोटा होगा। इसके किनारे क्या हैं, मोटे हैं, और बीच में क्या होगा, पतला होगा, ठीक है। समझ गए, देखिए किनारों से मोटा होता है, ठीक है, बीच में, यह बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है, किनारों से मोटा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे कहते हैं अपसारी लेंस। अब ये अभिसारी और अपसारी क्या होता है समझ लीजिए। अगर कोई भी लेंस जो है समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर दे, एक बिंदु पर क्या कर दे, फोकस कर दे, तब उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी। लेकिन अगर कोई
लेंस आने वाले प्रकाश को, समांतर आने वाले प्रकाश को फैला दे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या हो गया, अभिसारी लेंस क्योंकि ये किरणों को इकट्ठा कर रहा है, और ये हो गया अपसारी लेंस क्योंकि ये किरणों को फैला रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बात ध्यान रखिए, वहाँ आप जब आप दर्पण पढ़ रहे थे तो दर्पण में आपने अवतल लेंस देखा, और अवतल लेंस में आपने कितनी स्थितियाँ देखी, प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ देखी। ठीक है, प्रतिबिंब कितनी स्थितियों में बनने आता, 6 स्थितियों में बनने आता। ठीक है, जो घटना आपने वहाँ अवतल दर्पण में पढ़ी थी वही घटना आप यहाँ पर किस में पढ़ेंगे, उत्तल लेंस में। ठीक है, जो घटना वहाँ पर आपने अवतल दर्पण में पढ़ी थी वही घटना आप पढ़ेंगे यहाँ पर उत्तल लेंस में। ये आपको अंतर समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़े नियम हैं, समझ लीजिए। जो नियम वहाँ थे वही नियम यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, कुछ नहीं है। ये जो बीच वाला बिंदु क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं इसे। बीच वाले बिंदु क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और दर्पण में क्या कहते थे, ध्रुव कहते। ठीक है, इसे हम क्या कहते थे, ध्रुव पी। लेकिन यहाँ क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। और ये क्या है, फोकस है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। ये सारे वही पॉइंट रहेंगे लगभग। चलिए समझ लीजिए। बिंब से, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, क्या घटना देख लीजिए ध्यान से, प्रकाश के अपवर्तन के बाद लेंस से दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, समझ में आई बात, ना समझ में आई तो देख लीजिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, यह है मुख्य अक्ष, इसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर को कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तब वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये फोकस है, ये फोकस से होकर चली जाएगी सीधी। ठीक है, ये क्या है, नियम नंबर 1। ये आपका नियम नंबर 1 हो गया। दूसरा नियम देखिए कि ये मुख्य फोकस से गुजरने वाला प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाएगा। ठीक है, तो वही देखिए जो इसमें था पहले में, वही क्या है दूसरे में, सिर्फ उल्टा है। ठीक है, ये मुख्य, ये अंतर देखिए, देखिए ये क्या आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है और यहाँ पर फोकस से आ रही है। अब क्या, फोकस से आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाएगी। ठीक उल्टा है बस। ठीक है, चित्र देख लीजिए, समझ आएगा आपको। ये देखिए, ये प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है। ये देखिए मुख्य फोकस से आ रही है, और परावर्तन के बाद क्या हुआ, सॉरी अपवर्तन के बाद, यहाँ घटना है अपवर्तन की, तो अपवर्तन के बाद क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर होकर सीधी निकल जाएगी। ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलन हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण कहाँ से आए, प्रकाशिक केंद्र से, हमने बताया इसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई किरण आएगी तो बिना विचलित हुए मतलब सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे ही आती तब ऐसे निकल जाएगी, ऐसे ही आएगी तब ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, समझ गए नहीं, मतलब उसमें कोई भी विचलन नहीं होगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बार बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, एक ना एक सवाल जरूर रहता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे समझ लें। देखिए इसमें भी हम जो हमने बताया था कि जो आपने अवतल दर्पण में आपने कितनी स्थितियाँ पढ़ी थी, 6 स्थितियाँ पढ़ी थी, वही स्थितियाँ आप यहाँ पर किस में पढ़ोगे, अवतल सॉरी उत्तल दर्प लेंस में। ठीक है, ये क्या है, उत्तल लेंस, और ये क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर हम कितनी स्थितियाँ पढ़ेंगे, 6 स्थितियाँ पढ़ेंगे। ठीक है,
देखिए 6 स्थितियाँ पूरी, 1 2 3 4 5 6, 6 स्थितियाँ पूरी, 6 की 6 पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये हैं आपके 6 स्थितियाँ, 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। 6 स्थितियाँ हैं, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। चलिए तो देखते हैं किरण आरेख। किरण आरेख, चलिए बच्चों किरण आरेख जो है हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर एक वीडियो और बनानी है, उसके बाद ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए मन लगाकर।